अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। रमज़ान और शुगर के मरीज़ों के हवाले से मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रोज़े के दौरान जो मुमकिना मसाइल जो पेश आ सकते हैं शुगर के मरीज़ों को, वो कौन कौन से हैं। अगर हम डाटा का जायज़ा लें तो 80% मरीज़ जो टाइप 2 के हैं वो दुनिया में रोज़ा रखते हैं। 20 से 30% मरीज़ जो टाइप 1 के हैं वो भी रोज़ा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो कि दुनिया में रोज़ा रखती है, जो मुसलमानों के अपने इस रमज़ान के इवेंट के साथ उसके जज्बाती तौर पर मुंसलिक होने की भी एक निशानदेही है। रूटीन में अगर हम देखें तो जो पेशेंट हैं जो रमज़ान के अलावा, उनको हम जो ग़िज़ाई हिदायत हमारी होती है वो 6 ग़िज़ाएँ उन्होंने खानी होती हैं। 3 बड़ी ग़िज़ाएँ सुबह दोपहर शाम और 3 छोटी ग़िज़ा की हम बात करते हैं कि जो कि इन 2 ग़िज़ाओं के दरमियान होती है। तो रोज़े में आकर हमने सहर और अफ्तार में इनको शिफ्ट करना होता है और उसके साथ मेडिकेशन भी एडजस्ट करनी होती है। तो काफ़ी सारे मसाइल हैं कि जो कि पेश आ सकते हैं। इनमें से जो मुमकिना मसाइल हैं वो बड़े हैं, वो 4 हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो तो शुगर की कमी का वाक़या है जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। दूसरा इम्कान जो है वो शुगर की ज़्यादती जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तीसरा इम्कान डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, और चौथा जो है वो खून की गर्दिश की कमी है। इन सब मसाइल को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो इसका आगाज़ रमज़ान से, एक्चुअली रमज़ान से कबल हो जाता है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि रमज़ान से 1 से 2 महीने पहले डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। डॉक्टर का काम है कि वो आप मरीज़ की रिस्क एवेलुएशन करता है, ये बताता है कि वो कौन सी कैटेगरी में और वो रोज़े से रख सकता है कि नहीं। और फिर वो कुछ टेस्ट हैं जिसको हम प्री रमज़ान टेस्ट कहते हैं, वो करके देखता है कि उसके जिस्म के जो गुर्दों से लेकर चर्बी तक उसके हालात क्या हैं। और जो शुगर के कंट्रोल का टेस्ट जो HbA1c है उसको 8 से नीचे होना चाहिए। ये वो ज़रूरी चीज़ें जो इसको रमज़ान से पहले जो डॉक्टर के साथ मिलकर, अगर वो हम रमज़ान को महफूज बनाना चाहते हैं, मिलकर कर लेनी चाहिए। फिर बस ख़ुद जो मरीज़ को जो बात करनी चाहिए कि एक तो जिन लोगों को चाय या कॉफ़ी की आदत होती है, 5 से 6 मरतबा पीते हैं, उन्हें चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता से 1 महीना पहले ही कम करना शुरू करें ताकि रोज़ा रमज़ान में आके उन्हें ये इशू कम से कम हो। यही हिदायत जो है सिगरेट वालों के लिए, जो सिगरेट नोशी या किसी और हवाले से निकोटीन के आदी हैं, उन्हें भी 1 महीना पहले ही आहिस्ता आहिस्ता से कम कर देना चाहिए। और खाने में ये करना चाहिए 1 महीना पहले कि सबसे पहले तो आप स्नैक्स जो इन बिटवीन जो बड़ी मील्स के दरमियान स्नैक्स जो छोटी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए। और रमज़ान से ज़रा सा पहले ही ग़िज़ा में भी मामूली सी कमी कर देनी चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे करने से हम आगे से रमज़ान के दरमियान रोज़े के अंदर अपने मसाइल को कम से कम कर सकते हैं। अब हम फ़र्दन मसाइल की बात कर लेते हैं। तो पहला जो मसला है और सबसे अहम और बड़ा मसला जो कि सबसे ज़्यादा बीइंग ए डॉक्टर हमें वरिड करता है और जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि कम अज़ कम ये मसला जो है रोज़े के दौरान नहीं होना चाहिए, वो है शुगर की कमी। रोज़ा बहुत लंबा है, आजकल 14 से 16 घंटे के करीब जाता है। तो इस दौरान में जो रोज़े शुगर की कमी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि हम शुरू के 5 से 6 रोज़ों में मरीज़ को कहते हैं कि 5 से 6 मरतबा अपनी शुगर चेक करें। और ये भी हिदायत करते हैं कि अगर शुगर किसी वक्त भी 80 से नीचे जा रही है तो उस सूरत में उसको अपना रोज़ा जो है वो जारी नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक सूरत है कि अगर जस्ट अफ्तार से कोई आधा घंटा 1 घंटा कबल 80 है तो उस सूरत में उसे मुकम्मल तौर पर आराम करना चाहिए, लेट जाना चाहिए ताकि वो रोज़े को मुकम्मल कर सके। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे कॉमन बात यही है कि जो शुगर की कमी है वो हमारे रोज़े को मुतासर करती है। और इसका असल हल वही है कि जो हमने अभी बात की कि रमज़ान से पहले मिलकर डॉक्टर के साथ गाइडलाइंस ली जाएँ, अपनी दवाओं की एडजस्टमेंट और ख़ुराक की एडजस्टमेंट की जाए। दूसरा जो मसला जिससे हम आते हैं वो शुगर की ज़्यादती है। ये भी एक मसला ज़रूर है लेकिन इतना कॉमन नहीं है जितना शुगर की कमी है। और इसमें आमतौर पर अगर किसी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक स्टेट जिसे हम DKA कहते हैं, एक बेहोशी की कैफियत भी तारी हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शुगर आप अपनी चेक करते रहें। और वो पेशेंट जिसकी शुगर 300 से ज़ायद हो तो उसे हम कहते हैं कि वो भी अपना रोज़ा ना रखे, उसे अपना रोज़ा ख़त्म कर देना चाहिए ताकि इस DKA से बचा जा सके। तीसरा मसला जो है वो पानी की कमी है। रोज़े बहुत तवील हैं, रोज़े गर्मियों में आ रहे हैं, दिन भर जो है वो रोज़े की वजह से वो ज़ाहिर पानी का इंटेक नहीं हो सकता। तो अफ्तारी से लेकर सहरी के दरमियान इस बात से बचने के लिए, चूँकि पानी की कमी जो है वो गुर्दों को भी मुतासर कर सकती है। पानी की कमी जो है वो खून में बहने वाली शरेयानों में बहने वाले खून को भी मुंजमद कर सकती है, इस तरह के और मसाइल पैदा कर सकती है। तो अफ्तारी से सहरी तक जब तक पेशेंट जाग रहा है उसको वक्फे से जिस हद तक हो सकता है पानी पीना चाहिए। चौथा मसला वही है कि खून की गर्दिश जो है वो भी
متاثر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ ہم اگر روزے کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں اور جو 3-4 مسائل ہم نے بات کی ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ گائیڈ لائنز جو کہ رمضان سے پہلے ہم نے بات کی کہ ڈاکٹر ساتھ مل کر کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہیں، ان پر سختی سے جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ ہم جب رمضان ہمارا محفوظ گزر گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ نہیں آئے گا، تو رمضان کے بعد بھی ایک دفعہ ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے جیسے اس نے کچھ ٹیسٹ کر کے آپ کو یہ دیکھا کہ آپ کے جسم پہ کیا اثرات ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو گردوں اور چربی سے متعلقہ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر کر کے دیکھتا ہے کہ اس دوران میں یہ جو 30 آپ نے روزے رکھے ہیں کس قسم کے اثرات آئے ہیں۔ تو رمضان کے بعد بھی ڈاکٹر سے ملنا ایک دفعہ ضروری ہے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ اگر کسی کو نے اس سال رمضان کے یہ سارے پروسیس جو ہم نے گائیڈ لائنس کو فالو کر لیا، ڈاکٹر سے مل لیا، محفوظ طریقے سے رمضان گزار لیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگلے سال اس کو اس سارے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پروسیس اپنے تحفظ کے لیے ہر سال مریض کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ رمضان سے متعلقہ اور شوگر سے متعلقہ ہماری اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، تو جو لوگ مزید دوسری اور معلومات لینا چاہتے ہیں وہ ڈائبٹیز پاکستان پہ جا کے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔